तो चलिए हम सब आज का क्लास आरंभ करते हैं। तो कल की जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भारत के संवैधानिक विकास का चरण हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो उस वीडियो में भारत के संवैधानिक विकास की यात्रा शुरू हुई थी और किस तरह से अंग्रेज हमारे यहाँ सफल हुए, मुगलों का पतन हुआ और किस तरह से उन्होंने बंगाल को जीता और उसके बाद फिर बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करने के बाद उन्होंने भारत में द्वैध शासन शुरू किया और रेगुलेटिंग एक्ट तक हम सब पढ़ चुके थे। कल हम लोगों ने जो लास्ट चर्चा हुई थी, ये लास्ट हमारी जो आपकी चर्चा हुई थी, उसमें इस बात पर बल दिया गया था कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान और उससे संबंधित जुड़ी हुई जो बातें थी वो हो चुकी थी। यानी हम लोग पढ़ चुके हैं रेगुलेटिंग एक्ट तक। तो रेगुलेटिंग एक्ट के आगे हम सबको पढ़ना है। तो अगर हम बात करेंगे तो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे और इस चीज को हम देखकर नोट भी कर लेंगे जो आपकी जरूरत का हो। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था 1781 में। इसको हम सब कहते हैं 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, इसका उद्देश्य था, ये जो 73 का रेगुलेटिंग एक्ट है, यानी कि जो 1781 में आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया है, इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट का उद्देश्य था कि 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया है उसकी कमियों को दूर किया जाए। उसमें जो भी प्रावधान थे या उसमें जो प्रावधान किए गए थे, उसमें जो भी कमियां आई थी या जो जरूरत समझी गई थी, उनको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा पूरा करने का प्रयास किया गया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए है नहीं एग्जाम के लिहाज से, फिर भी आप इतना ध्यान रखेंगे कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया था। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद 1781, इसका सन ध्यान रखना। इसके बाद एक बड़ा ही महत्वपूर्ण एक्ट आया है जिसको हम सब कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। ये आपके काम का है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ और इसके कुछ प्रावधान जो आपको समझने या जो आपको याद रखने हैं। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि कंपनी एक निजी संस्था थी। एलिजाबेथ के ऑर्डर के द्वारा उसकी स्थापना की गई थी, लेकिन बक्सर का युद्ध जीतने के बाद, भारत में कई सारे भूभाग के मालिक बनने के बाद ब्रिटेन की संसद में इस बात की मांग होने लगी थी कि कंपनी के कार्यों को नियमित किया जाए। और इन कार्यों को नियमित करने के लिए ब्रिटेन की संसद में एक चयन समिति बनी थी और उसी की सिफारिश पर रेगुलेटिंग एक्ट आया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी पर ब्रिटिश नियंत्रण को शुरू किया गया था। उसी यात्रा में जब हम आगे बढ़ेंगे तो 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया है। उसके बाद एक एक्ट आया है जिसको हम सब कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, और पिट्स इंडिया एक्ट आया है 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट में सबसे पहला प्रावधान यहाँ पर आप देखेंगे, कंपनी जो थी उसके कार्यों को दो भागों में बांट दिया गया। यानी यहाँ पर कंपनी पर और थोड़े नियंत्रण बढ़ाए गए, यानी कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांट दिया गया। सबसे पहला कार्य उसका वाणिज्यिक कार्य, व्यापार संबंधी कार्य, और इस पर नियंत्रण करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होती थी। यानी कि आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को पहली बार कब विभाजित किया गया। तो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को विभाजित कर दिया गया। और वाणिज्यिक कार्यों हेतु कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाणिज्यिक कार्यों को देखता था और ईस्ट इंडिया कंपनी के या कंपनी के राजनीतिक कार्यों के नियंत्रण के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, या इसको आप हिंदी में कह सकते हैं नियंत्रक परिषद, नियंत्रण परिषद। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बना है। जैसे ये एग्जाम में आता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई थी, तो आप बताएंगे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो एक 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाई गई और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का उद्देश्य था कंपनी के राजनीतिक कार्यों पर नियंत्रण करना। यानी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के कार्यों को वाणिज्यिक और राजनीतिक में बांट दिया गया। वाणिज्यिक के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और उसमें सदस्य कितने थे? 6। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान रखना।
इसके अलावा पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा एक और प्रावधान किया गया, परिषद के सदस्यों की संख्या। यहां पर परिषद का मतलब है गवर्नर की परिषद। देखिए कल आपने पढ़ा था कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत गवर्नर की एक परिषद बनाई गई थी और उस परिषद में 4 सदस्य थे। तो यहाँ पे एक समस्या आई थी, वारेन हेस्टिंग्स के काल में काफ़ी दिक्कतें आती थी कार्य को करने में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि परिषद के बहुमत के आधार पर ही कार्य होते थे। तो यहाँ पे एक निर्णय लिया गया या एक काम किया गया कि परिषद के सदस्यों की संख्या को घटा के 3 कर दिया गया। यानी अभी तक परिषद में 4 सदस्य होते थे, अब सदस्य कितने हो गए? 3। इसके अलावा इसमें एक और काम किया गया, मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर होते थे उनकी शक्तियों को रद्द कर दिया गया या उनकी शक्तियों को कम किया गया और बंगाल के गवर्नर को और मजबूत बनाया गया। तो पिट्स इंडिया एक्ट को आप जरूर ध्यान रखेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या हुआ, खास करके जो सबसे ज्यादा हाईलाइट चीज है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई, परिषद के सदस्यों की संख्या घटा करके 3 कर दी गई, कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों का विभाजन हुआ, साथ ही साथ मद्रास और बंगाल के गवर्नरों की जो शक्तियां थी उनको रद्द कर दिया गया। तो पिट्स इंडिया एक्ट और एक्ट ऑफ सेटलमेंट उसी चरण में आप आगे समझेंगे। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट के बाद हम सब अब अगला अधिनियम पढ़ते हैं। तो पिट्स इंडिया एक्ट के बाद जो अगला अधिनियम है उसको हम सब कहते हैं 1786 का अधिनियम। एक और अधिनियम है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये है 1786 का अधिनियम। देखिए 1786 का अधिनियम भी उसी दिशा में एक सुधार था। तो 1786 में कुछ स्थितियां भी बदली थी। उस समय अंग्रेजों को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। दक्षिण में उनके टकराव हैदर और हैदर के बाद उनके पुत्र टीपू से हो रहे थे। मराठों के साथ हालांकि 1782 में सालबाई की संधि के द्वारा उनको शांति मिल चुकी थी, लेकिन वो भी जरूरी नहीं था कि हमेशा चलने वाली थी। तो कुछ विशेष परिस्थितियां थी और उन विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 1786 का अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम में 2 महत्वपूर्ण चीजें आपको ध्यान में रखनी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसी समय एक गवर्नर जनरल भारत में आया जिसका नाम था कॉर्नवालिस या लॉर्ड कॉर्नवालिस। जब कभी आगे आप पढ़ेंगे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में जैसे सिविल सेवा, न्यायिक सेवा, पुलिस सेवा जैसी सेवाओं को संगठित करने वाला है। तो कॉर्नवालिस का आगमन भारत में हुआ था, खास करके मैसूर में प्रबल प्रतिरोध अंग्रेजों का हो रहा था। तो कुछ विशेष परिस्थितियां थी। इसके पहले वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल को लेकर के कुछ विवाद भी हुए थे। जैसे वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर 2 बड़े आरोप थे, एक नंद कुमार की फांसी और एक अवध की बेगमों के साथ दुर्व्यवहार। और इसके अलावा वारेन हेस्टिंग का जो पूरा कार्यकाल था वो परिषद और उसके बीच विवादों में काफी उलझा रहा। तो जब वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड गया या लौट करके ब्रिटेन गया तो उसके ऊपर महाभियोग चलाया गया। गवर्नर को इस बात को लेकर के काफी दिक्कतें होती थी कि उसको अपने कार्य करने के लिए परिषद की तरफ देखना पड़ता था या परिषद के बहुमत पर निर्भर रहना पड़ता था। तो उन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 86 का अधिनियम आया था। तो 86 के अधिनियम में 2 महत्वपूर्ण चीजें हुई थी। इसमें जो पहली महत्वपूर्ण चीज हुई थी उसमें ये थी कि गवर्नर जनरल को यानी कि इसमें एक चीज ये हुई थी कि गवर्नर जनरल को परिषद के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार मिला था, लेकिन ये अधिकार सामान्य परिस्थितियों में नहीं था। यहाँ पर एक बात की गई 86 में कि गवर्नर जनरल परिषद के निर्णयों को रद्द कर सकता है। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक परिषद बनी थी जिसमें 4 सदस्य थे। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत परिषद के सदस्यों की संख्या 3 कर दी गई थी। गवर्नर जनरल को इसके पहले परिषद के निर्णयों में बहुमत के सिद्धांत को मानना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं 86 के अधिनियम द्वारा जो आवश्यकता थी कि गवर्नर को ज्यादा शक्तियां चाहिए, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति होनी चाहिए, एक व्यक्ति में शक्ति हो, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक विशेष चीज बताई गई कि गवर्नर जनरल परिषद के निर्णयों को रद्द कर सकता है। लेकिन यहां पर एक शर्त जोड़ी गई कि विशेष परिस्थितियों में
यानी कि साधारणतया उसे परिषद से सलाह करनी होती थी, परिषद के अनुसार चलना होता था। लेकिन यदि गवर्नर को ऐसा लगता है कि विशेष परिस्थितियां हैं तो वो परिषद के निर्णयों को रद्द कर सकता था। यानी यहाँ पे एक बात है कि गवर्नर जनरल को ज्यादा अधिकार दिए गए, उसको ज्यादा उत्तरदायित्व भी उसी के पास होते थे, इसलिए उसके ऊपर अधिकार भी ज्यादा, उसको अधिकार भी ज्यादा दिए गए। तो एक ये विशेष चीज आपको ध्यान में रखनी है। और ये अधिकार इसलिए दिया गया था क्योंकि उस समय की परिस्थितियां कहीं ना कहीं इसकी मांग को जायज ठहराती थी कि गवर्नर जनरल जब जिम्मेदार है, जैसे वारेन हेस्टिंग्स पर लंदन में या ब्रिटेन में महाभियोग चला तो गवर्नर को ही सारे कार्यों के लिए जिम्मेदार माना गया। 2 प्रकरण मैंने आपको बताए हैं, उनको याद रखना। तो कहीं ना कहीं वो बात भी थी, और साथ ही साथ जो भारत में प्रबल प्रतिरोध हो रहा था अंग्रेजों का, वो बातें भी थी। इसलिए गवर्नर जनरल को एक विशेष अधिकार दिया गया कि वो विशेष परिस्थितियों में परिषद के निर्णयों को रद्द कर सकता है। और दूसरा इसमें जो महत्वपूर्ण अधिकार दिया गया कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी दी गई, यानी उस पे उसके अंदर सैन्य अधिकार भी निहित किए गए। जैसे अगर इतिहास आप पढ़ेंगे तो जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है, उसमें कार्नवालिस ने सेना का नेतृत्व किया था, या कार्नवालिस ने बढ़ चढ़ करके सेना के नेतृत्व में भाग लिया था। बाद में बेलेजली भी इसी श्रेणी में रहा। तो गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां दी गई। यानी कि 1786 के अधिनियम में आपको 2 बातें स्पष्ट तौर पर ध्यान रखनी है। पहली बात क्या है कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में परिषद के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार दिया गया, और दूसरी चीज थी कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी दी गई। तो ये आपका 86 का अधिनियम हो गया है। इसके बाद देखिए भारत में आने वाले समय में, या भारत के संवैधानिक विकास में जो आने वाला समय है, उसमें चार्टर एक्ट का महत्व है। यानी कि पहले आप इसको समझ लीजिए कि एक एक्ट आए जिनको हम सब चार्टर एक्ट के नाम से जानते हैं। और चार्टर एक्ट जो आए हैं, वो पहला चार्टर एक्ट आया है 1793 में। उसके बाद अगला चार्टर एक्ट आया है 1813 में, फिर 1833 में, और फिर अगला चार्टर एक्ट है 1853 में। 53 के चार्टर एक्ट में इस बात का प्रावधान किया गया था कि कंपनी का जो शासन है वो एक न्यास के रूप में है, ट्रस्ट के रूप में है। ब्रिटेन जब चाहे उसको वापस ले सकता है, या ब्रिटेन जब चाहे कंपनी से भारत का शासन ले सकता है। तो ये 4 चार्टर एक्ट है। इसमें 93 का चार्टर है, एक 1813 का चार्टर है, एक 1833 का चार्टर है, और एक 1853 का है। ये 20-20 साल के अंतराल पे आते थे, कंपनी के लिए निर्देश होते थे। तो इसमें जो 1793 का चार्टर है वो एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। यदि आपको कभी जरूरत लगे तो आप इसको देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे 3 चार्टर पढ़ाऊंगा। एक 1813 का चार्टर है, एक 1833 का, और एक 1853 का। और इसमें जो जो प्रमुख प्रावधान है उनको हम सब देखेंगे। तो चार्टर एक्ट आप जरूर ध्यान रखेंगे। यानी चार्टर एक्ट की शुरुआत कब हुई थी? 1793 में। उसके बाद 1813, 1833 और 1853 में अलग अलग चार्टर आए हैं। इसके बाद मैंने बताया आपको कि 1793 के चार्टर में बहुत सारी बातें नहीं करनी है, तो हम सब बात करते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। देखिए 1813 तक परिस्थितियां काफी बदल चुकी थी। जैसे मैसूर का अंत हो चुका था, हालांकि मैसूर का विलय नहीं किया गया था। मराठों की शक्तियों का भी लगभग अंत हुआ था, हालांकि फिर भी थोड़ा बहुत शक्तियां थी। ये एक ऐसा समय था जब अंग्रेजों ने अपना सबसे जो चुनौतीपूर्ण समय था उसको समाप्त किया, क्योंकि 1780 के बाद या 1770 के आसपास से उनका काफ़ी जो है टकराव हुआ भारतीय शक्तियों के साथ। तो उस प्रयास में मैंने आपको बताया कि 1786 का अधिनियम क्यों आया, उसकी क्या विशेषताएं थी। तो 1813 का चार्टर की अपनी कंडीशंस हैं, तो उस पर हम सब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान हुए थे। देखिए 1813 के चार्टर में कंपनी के धीरे धीरे मतलब कंपनी के अधिकारों में कटौती की गई। जैसे इसमें एक काम किया गया कि चाय और चीन के साथ व्यापार को
छोड़कर, यानी कि देखिए यहाँ पे चाय है और दूसरा जो चीन देश के साथ व्यापार होता था, यानी चाय का व्यापार और चीन देश के साथ होने वाले व्यापार को छोड़ करके, इन दोनों चीजों को छोड़ करके कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार का अंत कर दिया गया। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए इसमें बहुत बार लड़के कंफ्यूज भी होते हैं। क्यों? कई बार ये क्वेश्चन आता है कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को किस चार्टर के द्वारा समाप्त किया गया। तो वहां पे एक समस्या ये खड़ी होती है स्टूडेंट के साथ कि वो 33 बताएं या 13 बताएं। तो देखिए ये क्वेश्चन कभी भी आया कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार का अंत कब किया गया, तो आप सीधे सीधे बताएंगे 1813 का चार्टर एक्ट। कभी भी ये क्वेश्चन आए कि कंपनी के, अगर सिर्फ ये सीधा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है एग्जाम में आपसे कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार का अंत किस अधिनियम के द्वारा, किस चार्टर के द्वारा किया गया था, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के बताएंगे 1813 का चार्टर एक्ट। देखिए चाय और चीन दो विशेष चीजें थी जिनको छोड़ दिया गया, उसमें से चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ दिया गया, जिसको 33 के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो बहुत लोग ये कहते हैं कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार का अंत 13 के चार्टर के द्वारा किया गया, पूर्ण रूपेण व्यापारिक एकाधिकार का अंत 33 में किया गया। वो मेरी समझ से वही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। देखिए आपसे कभी भी पूछेगा एग्जाम में कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार का अंत किस चार्टर के द्वारा हुआ, तो आप बिल्कुल निसंकोच बिना किसी झिझक के 1813 बताएंगे। देखिए एग्जाम में कई बार क्या होता है कि आत्मविश्वास की कमी के कारण कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आप दोनों ऑप्शन में आ गए, आपसे क्वेश्चन आया कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार का अंत कब किया गया, 13 भी है 33 भी है। अब आपने पढ़ा भी है लेकिन कॉन्फिडेंस आपका वहां पे गड़बड़ कर रहा है, तो निश्चित तौर पे आप निश्चिंत होकर के जब भी आपसे ये लाइन पूछेगा कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार का अंत कब कर दिया गया, तो आप बताएंगे 1813 का चार्टर एक्ट। विशेष यदि आपसे पूछे कि नहीं चाय और चीन का व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त किया गया, तो आप 33 बताएंगे, अन्यथा आप यही बताएंगे। तो देखिए व्यापारिक एकाधिकार क्या होता है। देखिए एकाधिकार इकोनॉमिक्स का शब्द है, अंग्रेजी में मोनोपोली प्रयोग होता है। एकाधिकार का मतलब होता है एकमात्र अधिकार, यानी अभी तक क्या था कि कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार दिया गया था। इसका मतलब था कि व्यापार पे उसका एकाधिकार था और कोई अंग्रेजी कंपनी या अंग्रेजी संस्था या व्यक्ति भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकता था। तो यहाँ पे क्या किया गया कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार का अंत कर दिया गया, यानी व्यापारिक एकाधिकार का अंत होने के बाद अब कंपनी राजनीतिक और प्रशासनिक संस्था बनकर के रह गई। हालांकि चाय और चीन का व्यापार छोड़ दिया गया कि चाय और चीन के साथ कंपनी का व्यापार बना रहेगा। तो 1813 के चार्टर एक्ट का जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, पहला ये बनता है कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार का अंत कर दिया गया। अपवाद में आप इन दोनों चीजों को रख लेंगे। इसके अलावा इसमें दूसरा प्रावधान किया गया कि भारत में शिक्षा के विकास के लिए ₹1,00,000 वार्षिक, यानी यहां पर ध्यान रखेंगे इसमें जो दूसरा प्रावधान था कि भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1,00,000 वार्षिक रुपए खर्च किया जाएगा। देखिए कंपनी ने यहां पर माना या ब्रिटेन की संसद ने यह माना चार्टर के द्वारा कि कंपनी भारत पे शासन करती है तो शिक्षा के विकास को भी उसे देखना चाहिए। तो ये तय किया गया, ये सुनिश्चित किया गया कि भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1,00,000 रुपए वार्षिक खर्च किया जाएगा। हालांकि 1,00,000 रुपए की रकम शिक्षा के विकास के लिए बहुत पर्याप्त नहीं थी। देखिए कंपनी का चरित्र क्या था, कंपनी का चरित्र शोषणकारी था, लेकिन वो बाहरी रूप से ऐसा दिखाते थे कि हम भारत के कल्याण के लिए, भारत के विकास के लिए यहाँ पर आए हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दिमाग में उनके रहती थी। तो वहां पे बात आई कि हम भारत में शिक्षा के विकास पर 1,00,000 रुपए वार्षिक खर्च करेंगे। हालांकि आगे आप जब इतिहास में पढ़ेंगे या संविधान में पढ़ेंगे तो ये जो शिक्षा पर 1,00,000 रुपए खर्च करने की बात की गई थी, ये लंबे समय तक खर्च नहीं किया जा सका। यही शिक्षा से संबंधित आप ध्यान रखेंगे, यानी 1813 के चार्टर में क्या प्रावधान किया गया कि शिक्षा पे हम 1,00,000 रुपए वार्षिक खर्च करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक विवाद हुआ था, उस विवाद को जरूर ध्यान रखेंगे।
जिसको हम सब कहते हैं प्राच्य पाश्चात्य विवाद। कभी भी एग्जाम में आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या है और क्यों ये विवाद हुआ था, किन परिस्थितियों में ये विवाद हुआ था। तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद का मूल यहां से निकलता है। शिक्षा पर जो कहा गया था कि हम 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करेंगे, उस पर एक विवाद हो गया कि जो शिक्षा पे 1 लाख रुपए खर्च होगा वो कैसी शिक्षा पर खर्च होगा, प्राच्य शिक्षा पर या पाश्चात्य शिक्षा पर। यहाँ पर प्राच्य का मतलब है भारतीय प्राचीन शिक्षा, जैसे अरबी, फारसी या संस्कृत आदि की शिक्षा, और पाश्चात्य शिक्षा यानी कि अंग्रेजी भाषा की या आधुनिक शिक्षा। अब जैसे भारत में राजा राम मोहन राय जैसे युवा लोग थे, इनका मानना था कि पाश्चात्य शिक्षा पे खर्च होना चाहिए। वो मानते थे कि भारत की प्राचीन शिक्षा में बहुत कुछ नहीं है, तो गुट बन गए। हाँ, कुछ अंग्रेज ये भी मानते थे कि भारत को आधुनिक शिक्षा नहीं देनी चाहिए। जैसे कुछ अंग्रेजों का मानना था कि हमने अमेरिका में आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करके अपने उपनिवेश को खो दिया है, इसलिए हमको भारतीयों को आधुनिक शिक्षा नहीं देनी चाहिए, उनको हमें वही पुरानी शिक्षा देनी चाहिए। हमें भारत में शिक्षा का विस्तार नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के विस्तार से वो अपने अधिकारों के बारे में जानेंगे, जागरूक होंगे तो क्रांति कर सकते हैं या अंग्रेजी शासन के खिलाफ प्रतिक्रिया कर सकते हैं। इसलिए वो लोग चाहते थे कि नहीं, प्राच्य ही शिक्षा दी जाए। लेकिन कुछ अंग्रेज थे, जैसे जेम्स ग्रांट का एक नाम आपने सुना होगा, राजा राम मोहन राय जैसे लोग थे, उनका निश्चित तौर पे मानना था कि हमें आधुनिक शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। तो शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्णय, लेकिन ये खर्च हो नहीं पाया। आगे अभी हम आपको बताएंगे कि जब 1833 का चार्टर आया तो उसमें एक विधि सदस्य आया था, और पहला विधि सदस्य बनकर के मैकाले भारत आया था, तो उसने इस विवाद का निपटारा किया था। और उसी के द्वारा फिल्ट्रेशन थ्योरी, शिक्षा की फिल्ट्रेशन थ्योरी दी गई थी, जिसमें माना गया था कि 1 लाख रुपए में सब शिक्षित नहीं होंगे, लेकिन जो शिक्षित होंगे उनसे छन छन करके शिक्षा निचले वर्ग में जाएगी। और मैकाले ने अंग्रेजी भाषा या अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा का समर्थन किया था। उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि 1813 के चार्टर के तहत 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का निर्णय, लेकिन ये खर्च हो नहीं पाया लंबे समय तक, क्योंकि प्राच्य पाश्चात्य विवाद। तो आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या है, इसका अंत कैसे हुआ, इस पर हम आगे बात करेंगे। यानी ये दूसरा प्रमुख प्रावधान। और 1813 के चार्टर एक्ट में एक और चीज की गई, ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की छूट दी गई। 1813 के चार्टर एक्ट में एक ये भी बात थी, ईसाई मिशनरी। देखिए यहां पर ध्यान रखेंगे, यूरोपीय शक्तियों के जो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद होते थे, उनके कहीं ना कहीं 2 उद्देश्य होते थे। एक तो धन तो सबसे पहले आता था कि उपनिवेशवाद का शोषण करके धन कमाना है। दूसरी चीज कहीं ना कहीं आती थी, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो मिशनरी कौन होते हैं? जो किसी धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, मिशनरी उनको कहते हैं। तो 13 के चार्टर एक्ट में कहीं ना कहीं ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की और धर्म प्रचार करने की छूट दी गई। ईसाई मिशनरियों के भारत आने के 2 पक्ष थे। एक सकारात्मक पक्ष मान सकते हैं, इनके आने से भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास हुआ। इन्होंने कुछ अच्छे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले, बहुत सारे लोग इनसे जुड़े। लेकिन इसकी प्रतिक्रिया भी हुई, जैसे बहुत सारे जो धार्मिक वर्ग थे भारत में, हिंदू या मुस्लिम या अन्य वर्ग, वो इस कार्य को हस्तक्षेप के या धार्मिक हस्तक्षेप के तौर पे देखते थे। 1857 की क्रांति का जो धार्मिक कारण था, उसमें कहीं न कहीं ये बात जरूर थी कि अंग्रेज हमें जबरन ईसाई बनाना चाहते हैं। तो जो कट्टर धार्मिक वर्ग था, इन मिशनरियों को अच्छी नज़र से नहीं देखता था, लेकिन बहुत सारे लोग इनसे जुड़ते भी थे। तो 1813 के चार्टर एक्ट में 3 बड़े प्रावधान आपको याद रखने हैं, जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पहला, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार का अंत, चाय और चीन को छोड़ करके। दूसरा क्या है, शिक्षा के विकास पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने का निर्णय। प्राच्य पाश्चात्य विवाद, उसमें आप जानेंगे प्राच्य शिक्षा क्या है, पाश्चात्य शिक्षा क्या है, आगे बात कर लेंगे। और ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट दी गई। ये 3 बड़े प्रावधान 1813 के चार्टर एक्ट के तहत आए हैं। इसके बाद जो अगला चार्टर हमारा है वो है 1833 का चार्टर, उस पर बात करते हैं।
तो चलिए अगला हमारा जो चार्टर है उसको देखते हैं। देखिए अगला हमारा चार्टर है 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या क्या प्रावधान हुए उनको आपको ध्यान में रखना है। जैसे सबसे पहला एक चीज क्लियर कर लेते हैं हम सब। इसमें जो कंपनी को दो चीजों से छूट दी गई थी, चाय और चीनी। आप जानते हैं कि कंपनी को दो चीजों से छूट दी गई थी। 13 में व्यापारिक एकाधिकार का अंत कर दिया गया था, लेकिन चाय और चीनी के साथ उनका व्यापारिक एकाधिकार कायम रखा गया था। तो यहां पर उसका भी अंत कर दिया गया, यानी कि कंपनी का जो चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार था उसका पूरी तरीके से अंत कर दिया गया। यानी कंपनी अब विशुद्ध तौर पे एक प्रशासनिक और राजनीतिक संस्था बन करके रह गई। 13 में व्यापारिक एकाधिकार का अंत हुआ और 33 के चार्टर एक्ट में चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार का भी अंत हो गया। अब यहाँ पे ध्यान रखना, कंपनी राजनीतिक और प्रशासनिक संस्था पूरी तरीके से बन गई। व्यापारिक एकाधिकार उसका पूरी तरीके से समाप्त हो गया। चाय और चीन का भी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा इस चार्टर एक्ट में एक और काम किया गया कि शासन का शासन प्रणाली का केंद्रीकरण किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यहाँ पे इसको ध्यान रखना, शासन प्रणाली का केंद्रीयकरण किया गया। केंद्रीकरण का क्या तात्पर्य है कि देखिए अभी तक क्या था, बंगाल का गवर्नर जनरल होता था। मद्रास बॉम्बे की स्थितियां हमेशा बदलती रहती थी। कभी उनको बंगाल के गवर्नर के पूर्ण अधीन कर दिया जाता था, कभी उनको शक्तियां दी जाती थी। तो अभी तक गवर्नर जनरल बंगाल का ही गवर्नर जनरल कहा जाता था। लेकिन यहाँ पे पहली बार शासन प्रणाली का केंद्रीकरण करने का प्रयास किया गया। यानी अंग्रेजों द्वारा भारत में जीते गए समस्त क्षेत्र को भारतीय राज्य क्षेत्र माना गया और उस भारतीय राज्य क्षेत्र के लिए एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई, जिसको आप सब सरल भाषा में कहते हैं कि 33 के चार्टर एक्ट के तहत संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई। लेकिन ये बहुत ही आसान तथ्य है, इसको ध्यान से समझेंगे। शासन प्रणाली का केंद्रीकरण, यानी अंग्रेजों की जो शासन प्रणाली थी उसमें केंद्रीकरण लाया गया। देखिए केंद्रीकरण एक शब्द होता है जब सत्ता को एक केंद्र में जो है निहित किया जाता है या केंद्र में सत्ता को जो है इकट्ठा किया जाता है। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है जब सत्ता का विभाजन किया जाता है। जैसे भारत में पंचायतें विकेंद्रीकरण का उदाहरण है। आप आगे पढ़ेंगे, पंचायतें विकेंद्रीकरण का उदाहरण है क्योंकि पंचायतों के द्वारा सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है। तो यहाँ पे क्या किया गया, शासन प्रणाली का केंद्रीकरण किया गया। और इसी केंद्रीकरण के तहत जो अभी तक पदनाम होता था बंगाल का गवर्नर जनरल, यानी अभी तक एक पदनाम होता था बंगाल का गवर्नर जनरल, अब उसको क्या बना दिया गया, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल। यानी कि शासन प्रणाली का केंद्रीकरण हुआ। क्या केंद्रीकरण हुआ, बंगाल के गवर्नर जनरल को अब संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लेकिन इसके लिए सबसे पहले क्या किया गया कि संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र को इकट्ठा किया गया या एक माना गया और उसके लिए एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई। तथ्यात्मक रूप से आप याद रखेंगे क्योंकि इस समय गवर्नर कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक तो वही भारत का या संपूर्ण भारत का पहला गवर्नर जनरल माना जाता है। जैसे तथ्यात्मक क्वेश्चन है, बहुत सरल है कि संपूर्ण भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। जैसे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो अभी तक बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाता था, तो वो परंपरा समाप्त हो गई। यानी बंगाल के गवर्नर जनरल के तौर पे अंतिम भी यही है। यानी बंगाल के गवर्नर जनरल की परंपरा में पहला कौन है, वारेन हेस्टिंग्स है, और अंतिम कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल से ही वो परंपरा समाप्त करके क्या शुरू की गई, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनने वाला पहला व्यक्ति ये था और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, यही था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। तो ये एक काम किया गया, यानी कि शासन प्रणाली का केंद्रीकरण। ये शब्द आप ज्यादा ध्यान रखना क्योंकि ये चीजें तो आसानी से आप रट लेंगे, ये ध्यान में रखने वाली चीज है। यानी 33 के चार्टर एक्ट के तहत चाय, चीन
कि व्यापारिक एकाधिकार का भी अंत हो गया और शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। इसके अतिरिक्त यहां पे एक और चीज आई, और वो चीज क्या थी कि गवर्नर की परिषद में एक विधि सदस्य जोड़ा गया। यानी कि यहां पर ध्यान देना, पीछे थोड़ा ले चलेंगे आपको। 1773 के रेगुलेटरी एक्ट में परिषद में कितने सदस्य होते थे? 4। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में सदस्य कितने कर दिए गए? 3। और अब गवर्नर की परिषद में एक विधि सदस्य जोड़ा गया, यानी कि एक चौथा सदस्य जोड़ा गया। उसका नाम क्या था? विधि सदस्य। गवर्नर की परिषद में एक सदस्य आया, उसको क्या कहा गया? विधि सदस्य। और इसी विधि सदस्य के रूप में भारत में पहली बार मैकाले विधि सदस्य बनकर के आया था। ये क्वेश्चन पहले का एग्जाम में बना है कि मैकाले भारत किस रूप में आया था? विधि सदस्य के रूप में आया था। इसको टीबी मैकाले, लॉर्ड मैकाले, जो भी आप संबोधित करना चाहें कर सकते हैं। तो गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य जोड़ा गया, चौथा सदस्य जोड़ा गया विधि सदस्य, यानी कानून के मामलों का सदस्य बना। और इसी समय एक और चीज ध्यान में रखेंगे, जो गवर्नर जनरल था उसको एक विधि आयोग बनाने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को, देखिए एक पहली चीज, गवर्नर की परिषद में, गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य और चौथा सदस्य जोड़ा गया। और चौथे सदस्य के रूप में कौन जुड़ा? लॉर्ड मैकाले जुड़ा। और गवर्नर जनरल की परिषद में मैकाले का आगमन हुआ विधि सदस्य के रूप में। उसके साथ साथ एक और चीज आई कि गवर्नर जनरल को विधि आयोग बनाने का भी अधिकार दिया गया। यदि गवर्नर जनरल चाहे तो विधियों के संहिताकरण के लिए, संहिताकरण मतलब विधियों को संहिताबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग बनाया जा सकता है। विधि का मतलब क्या होता है? कानून, लॉ जिसको आप कहते हो। तो विधि सदस्य आया और विधि आयोग बनाने का अधिकार। तो ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है। जैसे एक क्वेश्चन बनता है, बना भी है कि मैं जब 2016 का इंटरव्यू देने गया था पीसीएस का, तो उसमें इससे जुड़े हुए मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन पूछने का बैकग्राउंड ये था कि मैं पहले प्राइमरी स्कूल में काम कर चुका था, तो वहाँ पे आधुनिक शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा, मैकाले का दृष्टिकोण आया था। और मैकाले से फिर कहीं न कहीं विधि आयोग की बात भी बनी थी, मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है। तो मैकाले विधि सदस्य बनकर के आया, गवर्नर जनरल को विधि आयोग बनाने का अधिकार दिया गया। और भारत में जो पहला विधि आयोग बना, वो विधि आयोग इसी मैकाले की अध्यक्षता में ही बना था। ये ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि भारत में जो प्रथम विधि आयोग बना था, वो मैकाले की अध्यक्षता में बना था। तो मैकाले प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष था। जैसे अभी आपने पढ़ा होगा करंट अफेयर्स में 21 विधि आयोग अब तक गठित हो चुके हैं। अब 22वें का प्रक्रिया आएगी आगे, आप देखेंगे। तो विधि आयोग का काम क्या होता है कि विधियों का संहिताकरण करना। अब विधि आयोग का काम होता है कि विधियों की समीक्षा करना, अब प्रचलित विधियों के समापन की रिपोर्ट देना, या विधि संबंधी अपनी जो भी राय होती है वो अपनी रिपोर्ट सौंपता है। तो इसके लिए समय समय पर विधि आयोग बनते हैं। तो उस विधि आयोग की परंपरा कहीं न कहीं यहाँ से निकलती है। तो आपसे पूछ सकता है कि मैकाले भारत में किस रूप में आया था? विधि सदस्य के रूप में आया था। या गवर्नर की परिषद में विधि सदस्य किस चार्टर के द्वारा जोड़ा गया? तो 33 के चार्टर के द्वारा। और विधि आयोग बनाने का अधिकार भी गवर्नर को दिया गया। और प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। और अभी हाल ही में 21वां विधि आयोग है, तो बलबीर सिंह चौहान है। आगे समय समय पे करंट अफेयर्स में आप देखते रहेंगे। तो ये एक प्रावधान आपको ध्यान में रखना है जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है इस चार्टर से। अब यही जो मैकाले है, इस पर थोड़ी बातें और कर लेते हैं हम सब। देखिए, जब मैकाले आया तो थोड़ा पीछे चलते हैं हम सब। कैसे? अभी मैंने आपको क्या बताया था कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद, तो इसको जरूर मैं क्लियर करना चाहूंगा। एक विवाद हुआ था जिसका नाम था प्राच्य पाश्चात्य विवाद। तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद का संबंध किससे था? शिक्षा से। प्राच्य पाश्चात्य विवाद का संबंध किससे था? शिक्षा से। और प्राच्य का मतलब कौन सी शिक्षा?
जो हमारी जैसे अरबी, फारसी या संस्कृत की शिक्षा। तो बहुत सारे लोग इस बात के समर्थक थे कि यही शिक्षा कंटिन्यू की जाए, इसी को दिया जाए, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि ये शिक्षा अप्रचलित हो चुकी है, इसमें आधुनिक विज्ञान, तर्क आदि का कोई स्थान नहीं है। और पाश्चात्य का मतलब था कि जो आधुनिक शिक्षा है, या जिसको हम सब कहते हैं कि वो पश्चिमी शिक्षा। तो 13 के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए वार्षिक व्यय करने का निर्णय लिया गया, लेकिन 33 के चार्टर आने तक ये क्लियर नहीं हुआ कि ये शिक्षा का पैसा कहाँ व्यय किया जाएगा, क्योंकि ये विवाद चलता रहा। तो जब मैकाले भारत आया विधि सदस्य बनकर के, तो विलियम बेंटिक द्वारा मैकाले को यह कार्य सौंपा गया कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद पे आपको निर्णय करना है कि कैसे इस विवाद को निपटाया जाए और शिक्षा कैसी दी जाए। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, मैकाले का स्पष्ट रूप से मानना था कि हमें भारतीयों को शिक्षित नहीं करना है, हमें भारतीयों को पाश्चात्य या अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा देनी है, कुछ निश्चित भारतीयों को, सीमित भारतीयों को, जो अंग्रेजी साम्राज्य के लिए क्लर्क का काम कर सकें या छोटे काम कर सकें। तो उसका मानना था कि हमको उन्हीं लोगों को शिक्षित करना है। देखिए यहाँ पर ध्यान रखना, मैकाले का या अंग्रेजों का दृष्टिकोण ये नहीं था कि हम भारत को शिक्षित करें, उनका दृष्टिकोण ये था कि हमें उन्हीं लोगों को शिक्षित करना है जो हमारा क्लर्कियल काम कर सकते हैं, हमारे छोटे काम कर सकते हैं। तो मैकाले के 2 स्टेटमेंट या 1-2 स्टेटमेंट मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे उसका मानना था कि प्राच्य शिक्षा में कोई भी ज्ञान नहीं है। जैसे उसने एक कथन कहा था कि संपूर्ण भारत का और अरब का जो साहित्य है, अरबी, फारसी, संस्कृत साहित्य है, वो लंदन के किसी पुस्तकालय की एक अलमारी के बराबर भी ज्ञान नहीं रखता है। यानी उसका कहना था कि लंदन की जो एक अलमारी का ज्ञान है या किसी पुस्तकालय के एक अलमारी का ज्ञान है, वो समस्त प्राच्य साहित्य से ज़्यादा बेहतर है। और उसका एक और स्टेटमेंट आप समझेंगे, उसका कहना था कि हम भारत में एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहते हैं जो रंग रूप में भारतीय होगा लेकिन आत्मा में अंग्रेज होगा। तो उसका मानना था, मैकाले का मानना था, मैकाले ने 1835 में अपना स्मरण पत्र, या जिसको मैकाले मिनट कहते हैं, मैकाले मिनट्स, इसको मैकाले का स्मरण पत्र कह सकते हैं, उसने पढ़ा या उसने दिया। और इस स्मरण पत्र में मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया या अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा का समर्थन किया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद कहाँ से बनता, मैकाले ने कैसे उसका अंत किया और मैकाले का उद्देश्य क्या था, अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था। और यहीं पर शिक्षा में एक थ्योरी आई थी, फिल्ट्रेशन थ्योरी। पहले ये कई परीक्षाओं में पूछी जा चुकी थी। तो जैसे आपसे पूछेगा कि शिक्षा की फिल्ट्रेशन थ्योरी, फिल्ट्रेशन थ्योरी हिंदी में बहुत कठिन शब्द है, निस्यंदन सिद्धांत, छन्नी का सिद्धांत समझ लीजिए सरल भाषा में। तो मैकाले का कहना था कि हमें संपूर्ण भारत को शिक्षित नहीं करना है। जैसे ये प्रश्न उठा कि 1 लाख में कितने भारतीय शिक्षित हो जाएंगे, तो उसका कहना था कि हमें भारतीयों को शिक्षित नहीं करना है, हमें अपने हिसाब से जो हमें वर्ग चाहिए हमें उसे शिक्षित करना है। शिक्षा छन छन करके निचले वर्ग तक पहुंच जाएगी। तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, मैकाले का आना विधि सदस्य के रूप में, उसका स्मरण पत्र याद रखना है, और साथ ही साथ शिक्षा में फिल्ट्रेशन थ्योरी को ध्यान रखना है। प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या था, इसको भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ये पूरी व्याख्या कंप्लीट हो गई है। इसके बाद एक चीज इसमें और की गई 1833 के चार्टर में। देखिए 1833 के चार्टर में इस बात का भी प्रावधान किया गया था या करने का प्रयास किया गया था कि हमें प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा सिलेक्शन को सुनिश्चित करना चाहिए, लेकिन इस समय वो प्रावधान लागू नहीं हो पाया। इसका काफी विरोध हो गया, क्योंकि उसके पहले नाम दर्जगी चलती थी कि जिसका नाम दर्ज कर दिया जाता था वही अधिकारी बन जाता था। तो यहाँ पे तो नहीं हो पाया, वो 53 के चार्टर में हुआ। लेकिन यहाँ पे एक चीज लिखित तौर पे स्वीकार की गई कि धर्म, जाति, वंश, नस्ल आदि के आधार पर यूरोपियों और भारतीयों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि लिखी पढ़ी तौर पे बात। देखिए मैं पहले कह रहा हूं कि 33 में ये प्रयास किया गया था
कि नाम दर्जगी के सिद्धांत की जगह प्रतियोगी परीक्षाएं आ जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन फिर भी इस चार्टर एक्ट में एक चीज लिखी गई कि हम धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, नस्ल या वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। और ये भेदभाव कहाँ नहीं करेंगे, खास करके इस परिप्रेक्ष्य में कि यूरोपियों और भारतीयों के बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी लिखित तौर पे ये मान लिया गया कि भारतीय भी किसी पद को प्राप्त कर सकते हैं या वो भी यूरोपीय के समान है, लेकिन ऐसा था नहीं। हालांकि सुधार प्रक्रिया में कहीं ना कहीं ये पहला चरण था कि लिखित तौर पे ये माना गया कि धर्म, जाति, रंग, इसमें रंग भी आप जोड़ सकते हैं क्योंकि रंग भेद भी है, नस्ल भी है, तो धर्म, जाति, रंग, मतलब वंश या नस्ल आदि के आधार पर यूरोपियों और भारतीयों में कोई भेदभाव नहीं होगा। ये भी इसमें एक चीज जोड़ी गई। तो 33 के चार्टर एक्ट में ध्यान रखना, एक तो क्या किया गया, चाहे चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार का अंत, प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया, कंपनी का व्यापारिक कार्य समाप्त हो गए, कंपनी अब राजनीतिक और प्रशासनिक संस्था बन गई, मैकाले का आगमन हुआ, विधि आयोग गठित करने का प्रावधान आया, रंग रूप आदि के आधार पर भारतीयों के साथ भेदभाव का या भारतीय यूरोपियों के साथ भेदभाव के निषेध को लिखित तौर पर स्वीकार किया गया। प्राच्य पाश्चात्य विवाद आदि को ध्यान में रखना है। तो चलिए, हमारा सबका 1833 का चार्टर एक्ट हो गया है। अब लास्ट आपका चार्टर एक्ट है 1853 का चार्टर एक्ट, क्योंकि इसके बाद फिर 1857 की क्रांति हुई और कंपनी के शासन को समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन का या ब्रिटिश शासन आरोपित कर दिया गया। तो अब हम सब अंतिम चार्टर एक्ट को पढ़ते हैं या अंतिम चार्टर एक्ट के प्रावधानों को पढ़ते हैं। देखिए, 1853 का चार्टर एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट है या चार्टर श्रृंखला में अंतिम है। तो ये हमारा पहला चरण आज पूरा हो जाएगा। दूसरे चरण में हम सब 1858 के अधिनियम से लेकर के और 35 के अधिनियम तक चर्चा करेंगे। तो 1853 का चार्टर एक्ट जो है, इसमें मुख्य चीजें आप देखिए ध्यान से। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या कहा गया कि कंपनी के भारतीय प्रदेश और राजस्व, कंपनी के भारतीय प्रदेश और राजस्व को ब्रिटिश क्राउन का मतलब ब्रिटेन का ताज या ब्रिटेन का शासन समझ लीजिए, ब्रिटिश। देखिए, कंपनी अभी तक क्या थी, निजी संस्था थी। 73 से धीरे धीरे कंपनी पर क्राउन का या ब्रिटेन का नियंत्रण बढ़ रहा है। उसी प्रक्रिया में क्या कहा गया है कि कंपनी के भारतीय प्रदेश और राजस्व, यानी कंपनी का जो भारत का प्रदेश है और जो उसका राजस्व है, वो ब्रिटिश क्राउन के न्यास के रूप में है। यानी यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि कंपनी जो है वो ब्रिटिश क्राउन की न्यास है या ट्रस्टी है और वही भारत के प्रदेश को और राजस्व को संभाल रही है। इसका सरल मतलब ये है कि इस लाइन का ये मतलब है कि ब्रिटिश क्राउन कभी भी कंपनी को समाप्त कर सकता है। इस लाइन का सरल मतलब ये है कि ब्रिटिश क्राउन कभी भी कंपनी को समाप्त कर सकता है या कंपनी से शासन अपने हाथों में ले सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने माना कि कंपनी का जो भारतीय प्रदेश है और वो जो राजस्व है, उसकी कंपनी सिर्फ न्यासी है, संरक्षक है, ट्रस्टी है। उसका वास्तविक तौर पे ब्रिटिश क्राउन मालिक है, ऐसा इसमें एक प्रकार से लिखा गया। सरल मतलब यहाँ पे समझेंगे कि ये निर्देश या एक प्रकार का संकेत था या स्पष्ट संकेत था कि कंपनी को कभी भी ब्रिटिश क्राउन अपने अधीन ले सकता है। तो सबसे पहले इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन बना है खूब बार एग्जाम में कि पहली बार भारत में एक विधान परिषद की स्थापना हुई। विधान परिषद का मतलब है विधान बनाने वाली संस्था। तो यहाँ पर ध्यान रखना, कंपनी के व्यापारिक कार्य पहले ही समाप्त हो चुके थे, तो यहाँ पे स्पष्ट तौर पे कंपनी के प्रशासनिक और विधायी कार्यों को बांट दिया गया। यानी कंपनी के विधायी कार्य होंगे और प्रशासनिक कार्य होंगे, इनको बांट दिया गया। और इसके बाद एक विधान परिषद की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे, नोट रखेंगे, आया हुआ है कई बार एग्जाम में कि भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी या किस एक्ट के तहत हुई थी। तो आप बताएंगे 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। तो पहला प्रावधान, दूसरा प्रावधान। फिर यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत, ये भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत, इसमें जो नए स्टूडेंट होते हैं काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। जैसे जब वो पढ़ते हैं कि भारत में सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस है, प्रतियोगी परीक्षाओं का जनक डलहौजी को मानते हैं या डलहौजी के काल में प्रतियोगी परीक्षाएं शुरू हुई, तो वो कंफ्यूज होते हैं। कई बार ये प्रश्न पहले भी मुझे मिला है, तो मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखिए, कॉर्नवालिस सिविल सेवा का जनक है, लेकिन उसके पहले सेवाओं में नाम दर्जगी का सिद्धांत चलता था।
नॉमिनेशन होता था, मतलब जिसको वो ब्रिटेन की सरकार या कंपनी जिसको नॉमिनेट कर देती थी या जिसके पास अधिकार थे वो जिसको नॉमिनेट कर देती थी, जिसका नाम लिख देती थी, वही अधिकारी बन जाता था। चूंकि 33 के चार्टर एक्ट में इसकी बात कहीं न कहीं हुई थी और ये बात भी आई थी कि धर्म, जाति, वंश, रंग के आधार पे यूरोपियों और भारतीयों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे उस बात की कहीं न कहीं शुरुआत की गई, प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत, यानी कि अब सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी। तो जो आज हम सब प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं, कहीं न कहीं उसकी शुरुआत यहाँ पे हुई। तो प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत हुई। इसका एक फायदा हुआ कि भारतीयों को भी उच्च पद प्राप्त करने के मौके खुले। उसके पहले भारतीय सेना में निचले पद प्राप्त करते थे, प्रशासन में निचले पद प्राप्त करते थे, जिनके लिए या तो अंग्रेज उपलब्ध नहीं हो पाते थे, या कह सकते हैं कि अंग्रेजों की तुलना में भारतीयों को वेतन भी कम देना पड़ता था, और इतने अंग्रेज थे भी नहीं कि पूरी मशीनरी में उन्हीं को शामिल किया जाए। तो उच्च पद प्राप्त करने का एक भारत के नागरिकों का या भारत के व्यक्तियों का एक प्रकार से मार्ग खुला। हालांकि इसके बाद भी लंबे समय तक, जैसे सिविल सेवा में चुने जाने वाले जो पहले हमारे भारतीय थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर, लंबा समय लगा उनको, लगभग 1863-64 के आसपास वो चुने गए। तो प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो प्रतियोगी परीक्षाएं और सिविल सेवा दोनों में अंतर, इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे। सिविल सेवा का शुरुआत करता कार्नवालिस है, वहाँ पे नाम दर्जगी चलती थी, बाद में प्रतियोगी परीक्षाएं आई। इसके अलावा इसमें एक और चीज की गई, जो विधि सदस्य जोड़ा गया था 33 के चार्टर एक्ट के तहत, उसको पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया। यानी इसके पहले विधि सदस्य को पूर्ण सदस्य नहीं माना जाता था। इसके अलावा एक और चीज हुई कि भारत के गवर्नर जनरल को अभी तक बंगाल के गवर्नर जनरल का अतिरिक्त कार्य देखना पड़ता था। तो बंगाल में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल की नियुक्ति कर दी गई। तो 53 के चार्टर एक्ट में फिर से आप एक बार देख लेंगे, यानी कि कंपनी को भारतीय प्रदेश और राज्य, यानी मतलब साफ था कि कंपनी को कभी भी समाप्त किया जा सकता है। विधान परिषद की स्थापना हुई, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत इसके द्वारा हुई, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। विधि सदस्य को पूर्ण सदस्य का दर्जा दे दिया गया और बंगाल में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई है। तो देखिए, ये हमारा पहला चरण पूरा हुआ, जिसको हमने बताया था कि कंपनी के तहत संवैधानिक विकास। तो 53 तक हम सब आ गए हैं। अगले लेक्चर में जब हम आएंगे तो हम 57 की क्रांति के बाद हुए हमारे सुधारों को पढ़ेंगे। सुविधा अनुसार जैसा भी होगा हम उसको बांट लेंगे। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में हमसे मिलते हैं।